नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपवा तंत्र। तो देखो, अपवा तंत्र को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम दो भागों में बांट लेंगे ना। तो आइए देखते हैं राजस्थान का अपवा तंत्र। तो देखो, राजस्थान के अपवा तंत्र को हमने दो भागों में बांट लिया, नदियाँ और एक पार्ट हो जाएगा आपका झीलें। नदियों को फिर आगे तीन भागों में बांट लिया, आंतरिक अपवा की नदियाँ, अरब सागरीय अपवा की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। नेक्स्ट, झीलों को फिर दो भागों में है ना, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। तो एक एक को करके हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपवा तंत्र का पहला पार्ट नदियों को हम डिस्कस करेंगे। तो नदियों को हमने तीन भागों में बांटा था, आंतरिक अपवा, अरब सागरीय अपवा, बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, आंतरिक अपवा का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये राजस्थान है ना, तो राजस्थान की वो नदियाँ जिनका पानी न तो किसी भी समुद्र में जाकर नहीं गिरता, न तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगा और न ही अरब सागर में गिरेगा। मतलब वो नदियां जिनका पानी आंतरिक भागों में विलुप्त हो जाता है, वो आंतरिक अपवा की नदियां। राजस्थान का 60% जो है अपवा का भाग, वो किसका है? आंतरिक अपवा का। उसके बाद दूसरा पार्ट आ गया अरब सागरीय अपवा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि राजस्थान के इस भाग वाली जो नदी है वो अरब सागर में जाके गिर जाएगी, तो ये हो जाएगा अरब सागरीय अपवा। फिर बंगाल की खाड़ी अपवा, मतलब अरावली के जो इस साइड वाली जो भी नदियां है ना, ये सारी नदियां चंबल में अपना पानी है ना डाल देगी, चंबल, यमुना और फिर गंगा में जाकर ये कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो बहुत सिंपल है, आंतरिक अपवा ये नदियां बा नदियां शामिल करांगा जकांग वो पानी समुद्र तक पहुंच जाए, बल्कि आंतरिक भागा में विलुप्त हो जाए। अरब सागर में गिरने वाली अरब सागरी और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली बंगाली खाड़ी। तो सारों पहले आज आप बात करांगा आंतरिक अपवा की नदियां। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो आ जाओ, आप बात करांगा आंतरिक अपवा की। तो देखो, यदि आंतरिक अपवा की आप बात करा तो सारों पहले आप आंतरिक अपवा की सारों जो कि बड़ी नदी है बी नदी की बात करांगे। और आंतरिक अपवा की सारों बड़ी नदी है अपने घग्गर। तो देखो, मैं लिख रहा हूं, आंतरिक अपवा की सबसे बड़ी नदी है घग्गर, है ना। तो घग्गर नदी की हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, घग्गर नदी सारों पहले तो घग्गर नदी को उद्गम और रूट और कट तक जब बात करांगा। देखो, वो राजस्थान है और अठ है हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश के अंदर है शिवालिक की पहाड़ियाँ है ना, शिवालिक श्रेणी। तो हिमाचल में शिवालिक श्रेणी के कालका नामक जगह एक नदी निकले और भी नदी को नाम है घग्गर। सिंपल। हिमाचल प्रदेश को निकलने के बाद में आ जावे पंजाब में PB, पंजाब और बिंग बाद में आ जावे हरियाणा, है ना। तो हिमाचल वो निकले शिवालिक की पहाड़ी के, है ना, शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की बठू कालका नामक जगह से हिमाचल प्रदेश हो, ये नदी को नाम है घग्गर। हिमाचल को निकलने के बाद में आ जाओ पंजाब में, पंजाब में बाद में आ जाओ अपने हरियाणा में, हरियाणा में आने के बाद में अपने राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिला, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर तहसील है टिब्बी। तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में आगे प्रवेश करें, और प्रवेश करता है टिब्बी तहसील में या एक झील बना दे है ना, और छोटी सी झील बना दे, और भी झील को नाम है तलवाड़ा झील, है ना। और तलवाड़ा जो झील है राजस्थान की सारों निचाई प्रबंधनाली की झील है। तो देखो, टिब्बी में प्रवेश करियो हनुमानगढ़ जिले में, और बिंग बाद में आ गई। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जो किलो है भटनेर। तो याद रखिए, भटनेर जो दुर्ग है इसी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक, बिंग बाद में आगे चले तो अपने कालीबंगा सभ्यता है ना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक स्थल है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो सभ्यता है बा बिंग के किनारे है। कालीबंगा के बाद में जो पीलीबंगा की सभ्यता है ना, तो कालीबंगा के सागे पीलीबंगा की सभ्यता है, वह भी नदी के किनारे है। बिंग आगे चलेंगा तो आज आगा हो रंगमहल। तो रंगमहल जो है वो भी सभ्यता के किनारे है। रंगमहल के बाद में आगा होगा सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ भी ई नदी के किनारे है। आगा पा चलेंगा तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ जो है वो भी इसी नदी के किनारे है। और बिंग बाद में आ चली जाए पाकिस्तान में। बहुत ईजी है। तो देखो, हनुमानगढ़ तक तो पानी वो लगातार है, बिंग बाद में डैश 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 है ना। बहुत ज़्यादा यदि बाढ़ की स्थिति है तो ये नदी को पानी जाओ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिलो है भावलपुर, है ना। भावलपुर में भावलपुर और फोर्ट अब्बास, है ना। तो भावलपुर और फोर्ट अब्बास तक ये घग्गर नदी को
बाढ़ के टाइम पानी जावे बठे ई नदी को नाम है हाकड़ा या हकरा, है ना, है ना। पहला पानी जानते हो, आजकल स्थिति है कि डैम बहुत बना दिया तो हनुमानगढ़ तक ही आवे। और ख़ास बात हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ जिले को जिला मुख्यालय को जो तल है वो नदी के तल से नीचे है। तो नदी के पेटे से हनुमानगढ़ जो जिला है बिंगो जो है तल वो नीचे है, नदी ऊपर है। तो कालका के अंदर जब बारिश हुआ जबरदस्त तो अपने हनुमानगढ़ जिले में अक्सर बाढ़ आ जाए। देखो ई नदी को एक तो हो गया रूट के बाद में बात करेंगे ये घग्गर नदी का उपनाम और के है। इस नदी को सोता नदी के नाम से भी जानते हैं। ई नदी ने नट भी बोले, ई नदी ने मृत नदी या ई नदी ने डेड रिवर भी बोले। बिंग अलावा ई नदी ना पा सरस्वती नदी भी बोला, और बिंग अलावा ई नदी ना पा दृश्यद्वती नदी भी बोला। और वैदिक जो ये सरस्वती नदी है, ऋग्वेद की जो सरस्वती नदी बी पेटे में ही आ नदी बहवे, ई वास्ते बोला सरस्वती नदी। तो इन आपा नाड़ी भी बोला, है ना, नाड़ी भी बोला। तो के नाम हो जी घग्गर नदी का सोता, नट, मृत, डेड, सरस्वती, दृश्यद्वती और नाली। खास बात याद रखियो ई नदी की टोटल लंबाई है 465 किलोमीटर और राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिए राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी, तो आंतरिक अपवाह की सारों लंबी नदी है तो अपने घग्गर नदी है। तो इतनी बात अपन घग्गर नदी के बारे में याद रखनी है। घग्गर नदी के बाद में यदि आप बात करें, अच्छा एक खास बात और, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशाओं में प्रवेश करे। बाकी सारी नदी है राजस्थान के उत्तर दिशाओं कोई नदी प्रवेश कौन करे, एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशाओं प्रवेश करे। तो घग्गर नदी के बारे में इतनी बात याद रखनी है। घग्गर के बाद में यदि आप बात करें तो एक नदी अपने आंतरिक अपवाह की और है, जबकि देखो वो सीकर है ना। सीकर के अंदर एक जगह है और आपने देखा होगा रेवासा, है ना। रेवासा के अंदर खंडेला की पहाड़ी है। तो रेवासाऊ खंडेला की पहाड़ी सिकरू एक नदी निकले और भी नदी को नाम है कांटली। आ नदी सिकरू चले तो सिकर में चलता ही ई नदी के किनारे वो सभ्यता है ना। ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता ई नदी के किनारे और सिकर निकलने के बाद सिकर में गणेश्वर सभ्यता जगह नीम के थाने में है। नीम के थाने की जो गणेश्वर सभ्यता है वह कांटली नदी के किनारे है। और बिंग बाद में झुंझुनू जिले में प्रवेश कर जाए और झुंझुनू की जो है सुनारी सभ्यता है ना, वो झुंझुनू में जहाँ लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है सुनारी सभ्यता झुंझुनू। तो सुनारी सभ्यता भी नदी के किनारे है और झुंझुनू दो भागा बांटने वास्ते बोले कांटली नदी और बिंग बाद में जाके चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर पर नदी जाके विलुप्त हो जावे, है ना। तो देखिए रेवासा से निकली, है ना, उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता जो सिकर में है वो इसके किनारे है। उसके अलावा याद रखो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, है ना, सुनारी सभ्यता वो भी इसके क्या है किनारे है। और चूरू और झुंझुनू बॉर्डर पर सीमा पर जाके आ नदी के जो है विलुप्त हो जाओ। खास बात झुंझुनू दो भागा मांटाई वास्ते कांटली नदी भी बोले। दूसरी चीज इसका जो अपवाह क्षेत्र है जिया अपने नाली नदी घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली। तो इस नदी के अपवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। क्या बोलते हैं? तोरावाटी। और ख़ास बात इनकी लंबाई है पूरी 100 किलोमीटर। और यदि बात करा देखो अपने राजस्थान में निकले राजस्थान में जाके विलुप्त हो जाए तो सवाल बने कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी? आपकी कांटली नदी। देखो बहुत इजी है कांटली। तो देखो कांटली जो है पूर्णतः राजस्थान में जो बहने वाली अपवाह की दृष्टि आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान में, है ना। और सीधा आ जाए राजस्थान के आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा घग्गर, क्योंकि ये बाहर भी तो बह रही है और राजस्थान से होकर जा रही है। यदि सवाल आ जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी तो कौन सी हो जाएगी? कांटली। तो बहुत ईजी है। कांटली के बाद में आप बात करांगा राजस्थान की और छोटी छोटी नदियां हैं। जी हाँ देखो ये देखिए ये आपका जैसलमेर जिला है ना। तो जैसलमेर जिले में एक पॉइंट है कोटरी गांव। कोटरी गांव एक नदी निकले और भी नदी को नाम है ये कोटरी गांव जैसलमेर में ही है। तो जैसलमेर जिले के कोटरी गांव की पहाड़ी में एक नदी निकले भी नदी को नाम है काकनी।
या बिन बोल दिया काकने, या बिन बोल दिया मसूरदी। तो याद रखो काकनी, काकने मसूरदी नदी निकले जैसलमेर के कोटरी गांव से। निकलने के बाद देखो ई नदी के किनारे जैसलमेर के अंदर ही है ना एक जगह है लोधरवा। लोधरवा की सभ्यता भी आप राजस्थान में स्टडी करी। तो लोधरवा ही नदी के है किनारे है, और लोधरवा में मूमल मेड़ी। तो लोधरवा के अंदर ही मूमल मेड़ी है, तो लोधरवा और मूमल मेड़ी इस नदी के किनारे। बिंग बाद में देखो नदी जाके जैसलमेर जिले के अंदर एक झील में विलुप्त हो जा। अभी झील को नाम है बुझ झील, मीठा पानी की झील है। तो बुझ झील के अंदर जाएगा नदी के विलुप्त हो जाए। तो देखो बहुत सिंपल है, जैसलमेर के कोटरी गांव निकलने के बाद में मूमल मेड़ी और लोधरवाई के किनारे है, और जाके बुझ झील में जाके बुझ जा मतलब विलुप्त हो जाए। देखो खास बात इन नदी की जी लंबाई है मात्र के 17 किलोमीटर है। और यदि यहाँ पर बात करा राजस्थान में आंतरिक अपवाह की, राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है। ध्यान से सुनना, आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी है, केवल 17 किलोमीटर। और आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी घग्गर, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा कांटली। तो देखो एक दो बात और है कि काक नदी के बारे में। मीठा खाड़ी को निर्माण करा हुआ है ना, तो ये मीठा खाड़ी को भी निर्माण करे। और दूसरी चीज आपने याद रखो, ये 3 रूपों में बहती है ना, ये 3 रूपों में बहती है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली राजस्थान की ये नदी है। तो बहुत सिंपल है, 2-4 इफेक्ट है। बिंग अलावा राजस्थान में कुछ और नदी हैं जिनके बारे में आप बात कर लें। तो देखो आपने एक नदी है जिसकी आप बात करांगा। ये देखिए आपका जयपुर है ना, तो जयपुर जिले के अंदर, जयपुर जिले में एक पॉइंट है और उसको बोलते हैं सेवर। तो जयपुर में सेवर की पहाड़ी से एक नदी निकली और इस नदी का नाम है, सेवर से निकली तो साबी नदी। याद रखिए, सह से सेवर और सह से साबी। देखो एक सेवर भरतपुर में अलग जगह है, अठे जयपुर जिले के पॉइंट है सेवर। सेवर नदी निकली साबी नदी। ये जयपुर निकलने के बाद में अलवर में प्रवेश कर जावे, और अलवर में प्रवेश करने के बाद में चली जावे हरियाणा में, और नजफगढ़ जो झील है उस झील में जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो हरियाणा की नजफगढ़ झील में जाकर नदी क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, है ना, पटौदी गांव में। तो पटौदी गांव में पहला पड़े तो बट्ठे भी कई बार विलुप्त हो जाए, और लास्ट में नजफगढ़ झील तक इनको पानी जावे। तो आंतरिक अपवाह की नदी है सेवर। तो सेवर साबी, सेवर से निकली साबी, तो साबी नदी निकली सेवर जयपुर के अंदर से, और अलवर से होती हुई कहाँ, नजफगढ़ झील हरियाणा। बिंग अलावा और बात अपन याद रखनी, एक नदी और है जिसको अलवर जिले के अंदर ही देखो वो पॉइंट है। ये पॉइंट को नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। देखिए उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है, थानागाजी। तो थानागाजी अलवर से नदी निकली कौन सी, ये नदी को नाम देखो, मैं नदी को नाम बताऊं थाने। उदयनाथ की पहाड़ी से नदी निकली रूपा रेल। देखो रेल है तो राह पर चलेगी, व राह। रेल है तो राह पर चाल से वर है, सवारी लेसी तो लस सवारी, है ना। तो नदी को नाम देखो रूपा रेल, वरा है या लसवारी। निकली घटू अलवर की उदयनाथ की पहाड़ी। निकलने के बाद आज चली गई भरतपुर। और याद रखिए भरतपुर के अंदर देखो जो लोहागढ़ है ना, लोहागढ़ का निर्माता, भरतपुर के दुर्ग का निर्माता सूरजमल। सूरजमल ई झील पर, सॉरी ई नदी पर एक झील बनाई है ना, सूरजमल ने एक, है ना। ई नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ डालता हूँ। तो सूरजमल, लोहागढ़ के निर्माता सूरजमल ने भरतपुर को इस रूपा रेल की बाढ़ से बचाने के लिए एक झील बनाई, और इस झील का नाम है मोती झील। तो देखो मोती झील को निर्माण करायो सूरजमल, है ना। ये मोती झील ने बोला है भरतपुर की लाइफ लाइन। देखो इसको क्या बोलेंगे, भरतपुर की लाइफ लाइन। तो नदी को नाम है रूपा रेल। अलवरू निकली उदयनाथ की पहाड़ियों, रूपा रेल बोल दो, वराह बोल दो, लसवारी बोल दो। और आगे जाओ भरतपुर में जाओ, तो भरतपुर में जाट राजा सूरजमल ने रूपा रेल की बाढ़ से भरतपुर को बचाने के लिए मोती झील को निर्माण करे। मोती झील ने भरतपुर की लाइफ लाइन बोले। तो रूपा रेल, वराह, लसवारी के बारे में 2-4 बातें अपन याद रखनी है। बिंगला कुछ एक नदी और है जिसकी मैं थाने बताऊँ। जी हाँ, देखो आपने सांबर झील है, देखो ई झील को नाम है सांबर झील। तो सांबर झील के अंदर कई नदी आगे घिरे,
तो हम एक दो बड़ी नदियाँ हैं जगह एग्जाम में सवाल पूछ के है। तो देखो सांबर झील जयपुर के अंदर है, तो वो देखो अजमेर है, तो अजमेर के अंदर एक पॉइंट है और भी पॉइंट को नाम है रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ गांव एक नदी निकले और भी नदी को नाम है रूपनगढ़ नदी। और अजमेर में भी रूपनगढ़ की पहाड़ियों नदी निकले रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी निकलता है कुछ दूरी पर चलने के बाद एक जगह है सलेमाबाद, याद रखियो सलेमाबाद है राजस्थान में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो सलेमाबाद है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे है और नदी आगे सांबर झील में गिर जाए। तो ये होगी आपकी कौन सी रूपनगढ़ से निकलने वाली कौन सी रूपनगढ़ नदी। ठीक है, बिंग अलावा दो चार नदी और है छोटे छोटे जगह के बारे में आप बात करांगा। देखो आंतरिक अपोहा की नदी है एक भरतपुर के अंदर, देखो भरतपुर जिले के अंदर ही एक अंदर से एक नदी निकलती है और भी नदी को नाम है काकुंड नदी। काकुंड नदी भरतपुर जिले में निकले काकुंड नदी। खास बात इन दो तीन बात है काकुंड नदी की, दो चीज याद रखियो। एक तो इस पर बनता है दिर प्रपात, तो दिर प्रपात और बिंग अलावा इन काकुंड नदी पर एक बांध बनाया है और भरतपुर को सारा बड़ो बांध है वो है ना बारेठा बांध। कौन सा बारेठा बांध, जहाज की आकृति जैसा है और मत्स्य संग्रहण केंद्र भी है ना। तो काकुंड नदी, भरतपुर, दिर जलप्रपात और बारेठा बांध। बिंग अलावा देखो उदयपुर के अंदर धन पतो है एक झील है और इस झील को नाम है जयसमंद। जयसमंद जो झील है ना, ये जयसमंद जो झील है इन अंदर भी कुछ एक नदियाँ आगे गिरे बने भी आप आंतरिक अपोहा की नदियाँ आप मानांगा। जी हाँ, जयसमंद झील के अंदर आपने याद रखना है कुछ एक नदियाँ जो एक तो ढेबर नाम को नाड़ो आवे, बिंग अलावा गोमती नदी भी है। तो ये सारे जो है ये भी आंतरिक अपोहा में शामिल होंगे। जितना भी अपना जिला के अंदर आ गए छोटी मोटी जितनी भी नदी गिरे वे सारी आंतरिक अपोहा के अंदर काउंट करांगा। तो यही राजस्थान की आंतरिक अपोहा की नदियाँ। घग्गर से सवाल पूछेगा, घग्गर आप याद रख लेंगे। घग्गर के बाद में यदि आप बात करा है ना कांटली नदी है ना सिंपल। बिंग अलावा सारण छोटी मसूरदी है ना, काकणी जैसलमेर वाली। उसके अलावा याद रखिए साबी नदी। इसके अलावा ये वाला रूपनगढ़ के बाद रूपारेल और कुछ छोटी मोटी नदियाँ और है जो अपन याद रखनी है। तो बिंग अलावा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ांगा अरब सागरीय अपोहा, फिर बंगाल की खाड़ी, फिर खारे पानी की झीलें और फिर मीठे पानी की झीलें। तो इतनी है आपके राजस्थान के आंतरिक अपोहा की नदियाँ। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।